हेलो। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है सबको? यस एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, सॉरी गाइस, दरवाजे पे कोई था इसीलिए मुझे नीचे जाना पड़ा फिर से। एक मिनट। आ गए क्या सब लोग? यस। ओके। 11 स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे है? बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला फील्ड के बारे में। तो जो सिनारियो मैंने आपको दिया था उसे ट्राई किया आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए? यस। जो लास्ट सेशन में हमने सिनारियो डिस्कस किया था, ट्राई करें उसको, हो रहा है क्या? यस। यस एवरीवन गाइस। ये तो किया। हो रहा है क्या इम्प्लीमेंट वो? तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल फीस पेड, रिमेनिंग फीस। ये हमें कैलकुलेट करना है ताकि जब भी हम स्टूडेंट के डेटा को एंटर करेंगे हमारे सिस्टम में, सब कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए। जितनी इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेशन मिलनी चाहिए कि टोटल फीस पेड, रिमेनिंग फीस, सब कुछ। आगे जाके वहां पे हम अगेन कुछ और भी नई चीजें ऐड करेंगे, जैसे ऑटोमेशन, कि ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंडर जाना चाहिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट का। ओके, सब कुछ हमें इंप्लीमेंट करना है। तो आप सभी को इसे प्रैक्टिस करना है अच्छे से और इंप्लीमेंट करना है। ओके। यस, इतने सारे लोगों ने आज ज्वाइन क्यों नहीं किया है? इतने सारे मैसेज भी आ गए मुझे गाइस, मैंने बोला भी था वेट करो। ज्वाइन करने के लिए मैसेज किया था ना आपको। यस। सो अभी देखिए हमें अनदर टॉपिक स्टार्ट करना है गाइस, वो आप इंप्लीमेंट करके रखोगे। ठीक है। जो हमने अभी इंप्लीमेंट किया है आपके फॉर्मूला फील्ड का सिनारियो, वो आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट सिनारियो पे हम चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके। सो बताइए मुझे क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया है हमारे डेटा मॉडलिंग पार्ट में, क्योंकि आगे का जो सिनारियो है ये इससे भी एडवांस हमें इंप्लीमेंट करना है। यस। सो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया? तो जो स्टार्टिंग में हमने पार्ट डिस्कस किया था, राइट, आपके एडमिन पार्ट को स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम, डेटा मॉडलिंग को स्टार्ट करने से पहले भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने बेसिक ओवरव्यू लिया, व्हाट इज सेल्स फोर्स। ओके। देन व्हाट इज सीआरएम, नीड ऑफ सीआरएम, right? Then cloud computing and services of cloud computing, services of cloud computing, then इसके बाद फोर्स डॉट कॉम वर्सेस सेल्सफोर्स डॉट कॉम। ओके, अब यहां पर सभी थेरी क्वेश्चंस है, राइट? ये सभी थेरी क्वेश्चंस है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस भी आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों सेल्सफोर्स सबसे नंबर वन सीआरएम है। ओके, सीआरएम का मतलब क्या है, सीआरएम कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर पूछ सकते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको इसको इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है, प्रॉपरली आंसर करने हैं। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया हमारा मेन जो टॉपिक थे, जैसे डेटा मॉडलिंग। हमने डेटा मॉडलिंग को स्टार्ट किया। अब डेटा मॉडलिंग मतलब क्या, कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक मॉडल डिजाइन करते हैं, डेटा मॉडल डिजाइन करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या क्या डेटा हमारे पास होगा, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, वो सब। तो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया था, देखो डेटा मॉडलिंग के अंदर सबसे पहले हमने एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, राइट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसी के अंदर हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया, डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया।
ओके एंड टेबल्स, कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। यही सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, करेक्ट है। सेम कंसेप्ट सेल्सफोर्स में यूज होता है, बट टर्मिनोलॉजीज अलग है। अब यहाँ पे जैसे डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते हैं, मल्टीपल टेबल से हमारा एक डेटाबेस बनता है, राइट। और टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर होते हैं हमारे पास रोज एंड कॉलम्स। सेम स्ट्रक्चर होता है सेल्सफोर्स में भी, क्योंकि सेल्सफोर्स भी एक डेटाबेस है, इसके अंदर भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। बट यहां पे हम कहते हैं इसे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, करेक्ट है। यहां पे हम कॉलम्स नहीं कहते, ना ही हम रोज कहते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाते हैं, और फील्ड में जब हम डेटा प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास बनेगा एक रिकॉर्ड। क्लियर है। ये सब हमने इंप्लीमेंट किया था। सो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के बाद मल्टीपल फील्ड्स हमने इंप्लीमेंट किया। सो मल्टीपल फील्ड्स, ओके, यहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। So types of object, so standard and custom. So standard and custom object, right? इसमें डिफरेंसेस मैंने आपको बोला था। देन फील्ड्स, सभी टाइप की फील्ड हमने डिस्कस किया जो बेसिक फील्ड्स थी, ठीक है। बेसिक फील्ड्स के बाद फिर हम यहां पर आ गए, जैसे इसके बाद हमने डिस्कस किया था अगेन फील्ड डिपेंडेंसी। ओके, सो फील्ड डिपेंडेंसी, एंड हमने अगेन वहां पे डिस्कस किया था जो ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट था, राइट। सो पिक लिस्ट वैल्यू सेट, राइट। देन हमने इंप्लीमेंट किया था रिलेशनशिप फील्ड। सो रिलेशनशिप फील्ड, अब रिलेशनशिप फील्ड के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। सो टाइप्स ऑफ, ओके, पहले तो नीड ऑफ रिलेशनशिप। सो नीड ऑफ रिलेशनशिप, ओके, देन रिलेशनशिप फील्ड, इसको बनाते कैसे है, तो फिर रिलेशनशिप फील्ड, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट। देन सो लुकअप वर्सेस मास्टर डिटेल, यही दो है हमारे पास। सो लुकअप वर्सेस मास्टर डिटेल, देन उसके बाद इसका कन्वर्जन, देन रोल अप समरी, ठीक है। सो रोल अप समरी, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि क्या पॉसिबल है, लुकअप में क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, मास्टर डिटेल में क्या क्या ऑप्शन है। जब हम कोई फील्ड बनाते हैं तो फील्ड क्रिएट करते टाइम हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, सो रीपेरेंटिंग का वगैरह, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब कल फिर हमने इसमें इंप्लीमेंट किया ऑटो नंबर, ठीक है। सो ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला फील्ड, ठीक है। सो ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला फील्ड। अब आप मुझे यहां पर बताइए, हमारे पास जितनी फील्ड्स थी वो सब हमने इंप्लीमेंट कर लिया। जितनी हमारे पास फील्ड थी वो सभी फील्ड हमने इंप्लीमेंट किया क्या, जो बेसिक फील्ड थी या जो एडवांस फील्ड थी सभी हमने इंप्लीमेंट किया। यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है क्या, बताइए आप। गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, यस एवरीवन, ओके। देन अब इसके बाद जो हमने इंप्लीमेंट करना है, देखो हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इन ऑब्जेक्ट्स में आप डेटा भी इंसर्ट कर रहे हो, राइट। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में हमने डेटा इंसर्ट किया, बट वो डेटा प्रॉपर है या नहीं ये कौन चेक करेगा। अभी के लिए अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जाता हूं, देखो अब हम गए यहां पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, अब ध्यान दो। सो स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में अगर मैं डेटा क्रिएट करता हूं, सो न्यू, ओके। एंड अब देखो मैं इसमें डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैंने प्रोवाइड किया राज, ओके। लास्ट नेम में मैंने कोई डेटा नहीं दिया, ठीक है, कोई भी डेटा नहीं। मोबाइल नंबर में मैंने डेटा दिया, लेकिन ऐसा डेटा दिया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है उसमें तो डेटा देना ही है। राज फर्स्ट नेम में डेटा दिया, मोबाइल नंबर में डेटा दिया, ओके। डेट ऑफ बर्थ में देखो मैं क्या डेटा दे रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ में मैं फ्यूचर का डेटा दे रहा हूं, जो अभी तक डेट आई ही नहीं है वो डेट में दे रहा हूं डेट ऑफ बर्थ में। इसके बाद ठीक है, कोई भी डेटा आप ऐड कर लो, ठीक है।
अब देखो, जब मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूं, आपने यहां पर देखा होगा काफी सारी ऐसी फील्ड है जो प्रॉपर उसके अंदर डेटा ही नहीं है। जो डेटा मैंने ऐड किया उसमें इनकरेक्ट डेटा है। बाकी कुछ ऐसी फील्ड्स है जिसको मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया, उसमें कोई डेटा ही नहीं दिया। और अगर मैं इस रिकॉर्ड को भी सेव करता हूं तो भी ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा। लास्ट नेम रिक्वायर्ड था, इसमें ऐड करो, ठीक है, एंड सेव। अब देखो, जैसे मैंने सेव किया, लास्ट नेम हमने कब रिक्वायर्ड किया था, इसको किस हिसाब से रिक्वायर्ड किया, एक मिनट, है ये आपका आ गया या नहीं। और तो आपका ही दिख रहा है, लेकिन हमने लास्ट नेम वहां पर दिख तो नहीं रहा है ना स्टूडेंट में। चाहिए आपका ऑर्ग नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट नेम को रिक्वायर्ड किया ही नहीं अभी तक, तो वो रिक्वायर्ड हुआ कैसे। हम्म। तो यहां तक क्लियर है क्या। हम डेटा तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर हमने इनकरेक्ट डेटा भी दिया, इनवैलिड डेटा भी दिया, तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये और नो। आप मुझे बताओ, मोबाइल नंबर कभी 4 डिजिट्स का होता है क्या। 2 या 4 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है क्या, बताइए। नहीं। 2 4 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है क्या। ओके, अगर मैं कोई रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहा हूं, राइट, और मैं उसका डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं फ्यूचर का, डेट ऑफ बर्थ में उसको फ्यूचर का दे रहा हूं, पॉसिबल है क्या। जो डेट कभी आई नहीं है और वहां पे वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहा है, पॉसिबल है क्या, नो। अब ऐसे ही जब सिस्टम में आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो कोई इनकरेक्ट डेटा या इनवैलिड डेटा भी वहां पे इंसर्ट कर सकता है। अगर किसी ने इनकरेक्ट या इनवैलिड डेटा अगर इंसर्ट किया डेटाबेस में, तो क्या होगा, वो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये हम इंप्लीमेंट करते कहां पे, वैलिडेशन रूल के थ्रू। सो डेटा तो सेटअप कर लिया, रिकॉर्ड भी आप बना रहे हो, फील्ड्स भी आप बना रहे हो, डेटा भी इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है डेटाबेस के अंदर डेटा वैलिडेशन। अब हमें क्या परफॉर्म करना है इसके साथ, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो। सो डेटा वैलिडेशन, अब जब तक आप उस डेटा को वैलिडेट नहीं करोगे, आपने इतना अच्छा डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया, ऑब्जेक्ट्स बनाए, बट इनकरेक्ट डेटा जा रहा है, तो किसी भी काम का नहीं होगा वो डेटा। आगे जाके ये डेटा हमारे कोई काम का ही नहीं है, राइट, उसमें कोई डिटेल्स नहीं है, जो डिटेल्स है वो इनकरेक्ट है। तो ऐसा डेटा आप एक्सेप्ट करोगे कि आपके डेटाबेस के अंदर, नहीं। आप उसने रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि ये डेटा हमारे कोई काम का नहीं है, ये डेटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई मैंडेटरी फील्ड है। अब मैंडेटरी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे चाहिए कि मुझे स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है, तो मुझे उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए। अब अगर किसी ने ईमेल एड्रेस या फोन नंबर दिया ही नहीं है, मैं उसको कांटेक्ट कैसे करूंगा। तो ऐसा डेटा मेरे पास कोई काम का है क्या, नो। तो यहां पे वही आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा डेटा हम हमारे सिस्टम में इंसर्ट करेंगे और कौन सा डेटा हम इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है, और इसीलिए हम अप्लाई करते हैं वैलिडेशन रूल्स। सो डेटा वैलिडेशन के लिए, ओके, सो डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है वैलिडेशन रूल्स का। कुछ रूल्स हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, कुछ रूल्स। अब ये रूल्स क्या करेंगे, जब भी हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, जब भी हम रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए जाएंगे, अब यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है, हमने इंसर्ट की कमांड दिया, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है। सो वो डेटाबेस में कब जाएगा, जब ये वैलिडेशन रूल इसको रिटर्न करेंगे, राइट, जब ये वैलिडेशन रूल उसको अलाउ करेंगे। अगर वैलिडेशन रूल ने उसको अलाउ नहीं किया, तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होता। देखो, आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, कहां पे जाने के लिए, डेटाबेस में। अभी बीच में वैलिडेशन रूल है कि आपके पास नहीं है, अभी कोई रूल नहीं है, आपने बनाया नहीं है। आप क्या कर रहे हो, जब इंसर्ट की कमांड दे रहे हो, ये डेटा डायरेक्टली जा रहा है डेटाबेस के अंदर। बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके रिकॉर्ड के बीच में एंड आपके डेटाबेस के बीच में मैं आप रख रहा हूं वैलिडेशन रूल, कि जब भी कोई रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट होने के लिए जाएंगे, पहले वैलिडेशन रूल फायर होंगे। वैलिडेशन रूल उस डेटा को वैलिडेट करेगा, और अगर वो प्रॉपर है तो ही वो डेटाबेस में इंसर्ट होंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर हो रहा है क्या, यहां तक बताइए, क्लियर है गाइस। यस एवरीवन, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, बताइए जल्दी। ओके, कृतिका, महेश,
शर्विल, व्हाट अबाउट अदर्स? सब लोग जल्दी रिप्लाई करिए। सब लोगों को एक्टिव रहना है क्लास के अंदर। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि मूवी की तरह सेशन अटेंड नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो आप करते नहीं हो, एटलीस्ट चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते जाओ। और प्लीज गाइस, मैं 10 बार ये सेम बातें रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी अपसेंट मत रहा करो क्लास के अंदर। ठीक है, आज भी 2-3 स्टूडेंट अपसेंट है। ओके। अब घर पे वो क्या कर रहे होंगे मॉर्निंग में, फिर एक तो उठे नहीं होंगे या फिर ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन है तभी आप सेशन को मिस करो, अदरवाइज डेली सेशन ज्वाइन करना आपको। क्योंकि अगर कोई सीखना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि बस ट्रेनिंग लगा लिया और सब मुझे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जब तक आप इसको इंप्लीमेंट करोगे नहीं तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। सो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा, मैं सबसे पहले उस डेटा को वैलिडेट करूंगा कि क्या मुझे ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहिए या नहीं। सो वैलिडेशन रूल हम बनाते हैं, ये हर ऑब्जेक्ट पे आपको बनाने हैं। हर ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि वैलिडेशन रूल फायर हो, उस पे आप ये वैलिडेशन रूल बनाओगे। और जैसे ही हम इंसर्ट की कमांड देंगे ये फायर होते हैं। ठीक है, फायर मतलब ये एग्जीक्यूट होंगे। जो भी रूल आपने इसके अंदर प्रोवाइड किया है वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन फिर यहां पर ये डेटाबेस में जाएंगे अगर ये प्रॉपर है तो ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वैलिडेशन रूल्स वर्क करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि आपको कौन से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है और कौन से रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट नहीं करना। तो इसके लिए आपको वैलिडेशन रूल बनाने हैं। अब आप मुझे बताओ, जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होने के लिए कमांड दिया है, मतलब यूजर क्या चाहता है कि वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करे, यस और नो? यूजर चाहता है कि वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करे। बट ये डेटाबेस के आप एडमिन हो, ठीक है, आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो आप ये डिसाइड करोगे ना कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना, यस और नो? या आप डिसाइड करोगे कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट कराना है, कौन सा नहीं करना। सो यस, इसी के लिए आपके पास है वैलिडेशन रूल। अब आपको ये नहीं कि एक एक रिकॉर्ड को रोकना है, सिंपल आप रूल बना के रखो कि मेरे रूल क्या है। अगर कोई रिकॉर्ड उस रूल को फॉलो करता है तो वो डेटाबेस में जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल। अब कॉलेजेस में हो या आप कंपनी में हो, राइट, आप में से मैक्सिमम लोग एक तो कोई कॉलेजेस में हो या कंपनी में हो। आप मुझे बताओ, आपके कॉलेज में सभी को एंट्री मिलती थी क्या? सबको एंट्री मिलती थी क्या, बताइए? कि अगर कोई भी जा रहा है तो क्या सबको एंट्री मिलेगी? नो, करेक्ट। चाहे आप कंपनी में हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं पर भी, क्योंकि आप उसके ऑथोराइज पर्सन हो, आपको वो एंट्री दे रहा है। लेकिन आपके लिए भी रूल्स है उसके पास। आपके लिए भी रूल्स है। क्या रूल्स है? कि अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो या अगर आप उस कॉलेजेस में जा रहे हो तो रूल क्या है? आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड, उसके अलावा यूनिफॉर्म, अगर है आपके कॉलेजेस का तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं लिया, ठीक है, अगर आपने यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया है, आप यूनिफॉर्म लेके नहीं गए या फिर आप आईडी कार्ड लेके नहीं गए, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यही होता है वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल मतलब क्या? ये, अगर आपका कॉलेज का कैंपस है, ठीक है, ये आपका कॉलेज का कैंपस, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है गाइस, एवरीवन? ओके। देन अभी आपका कॉलेज का कैंपस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीपल स्टूडेंट्स, ये रास्ता है कॉलेज में आने के लिए, मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपके कॉलेज का गेट है। ठीक है, ये आपके कॉलेज का गेट है। अब ये सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के गेट से कॉलेज के लिए जाने के लिए आ गए। बट वैलिडेशन क्या है? यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं। यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं। अब इन गार्ड्स को मैंने ऑलरेडी रूल बता के दिया है, मतलब इस कॉलेज का जो रूल है उसने ऑलरेडी गार्ड्स को बता दिया, जो भी इसका ओनर होगा, सीईओ होगा, ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज की कमेटी होगी, उन्होंने कुछ रूल स्पेसिफाई करके रखे हैं। रूल्स क्या है? कि विदाउट आईडी एंड विदाउट यूनिफॉर्म किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी।
अब उसने सिर्फ ये बताया कि कौन से रिकॉर्ड को रोकना है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स को नहीं आने देना, बस इतना बताना है। अब किसको आने देना है ये बताना है क्या? नहीं। हर एक के लिए अगर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। मैंने बताया डायरेक्टली कि ये रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट नहीं करना। कौन से? मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है एंड यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं देना है। तो वो उतना ही ध्यान में रखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वो बाकी फिर ये नहीं देखेगा कि कौन स्टूडेंट बाइक से आया है, कौन स्टूडेंट पैदल आया है, कौन स्टूडेंट कार से आया है। बाकी वो कुछ नहीं देख रहा है। उसको आपने रूल बस दो बताए। क्या रूल बताए? आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म, सिर्फ दो रूल्स आपने उसको बताए, बस उतना ही वो चेक करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है क्या? यस। अगर यस, अगर मतलब है तो ठीक है। आईडी यूनिफॉर्म है तो ठीक है, तो ही वो आपको एंट्री दे रहा है। करेक्ट। अब उसका क्या, हम बस इतना है वो चेक कर रहा है। सो उसने कंडीशन दिया आईडी। ठीक है, आईडी उसने चेक किया। ठीक है, और दूसरा वो चेक करा यूनिफॉर्म। ठीक है। अब उसको रोकना कब है? वो रोकेगा कब स्टूडेंट्स को? कौन से स्टूडेंट को रोकेगा? वो रोकेगा कब? अब वो बस ये इतना चेक करेगा, क्या इस स्टूडेंट के पास आईडी है या नहीं। अब है ये भी नहीं चेक कर रहा है, वो बस नहीं है क्या ये चेक करेगा। इफ आईडी नो, अगेन एरर। अगेन यूनिफॉर्म नो, देन वो अगेन आपको एरर देगा, मतलब आपको रोकेगा। वो उतना चेक करा है, आपको बस इतना बताना उसको, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज आप नहीं करोगे। आप बस उसको ये बोलोगे कि ये कंडीशन चेक करो। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि रिकॉर्ड आपके पास जो आईडी कार्ड है वो है या नहीं। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर उसको बताया कि आई आईडी इफ नो। ठीक है, आईडी नहीं है, बस वो इतना चेक कर रहा है। दूसरा वो चेक कर रहा है यूनिफॉर्म इज नो। सिंपल सा, मैं जस्ट एक आपकी लैंग्वेज में एक फॉर्मूला बना रहा हूं। अब वो दोनों कंडीशन को उसने चेक किया, तो फाइनल आउटपुट क्या मिला उसका? ट्रू। उसको ये कंडीशन ट्रू मिली, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। कैसे? आईडी भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, यही चेक करना था उसको। आईडी भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो ये कंडीशन उसके लिए ट्रू आ गई। किसी स्टूडेंट के लिए, उस स्टूडेंट के पास आईडी भी नहीं मिला, यूनिफॉर्म भी नहीं मिला, यही मुझे चेक करना था। यस। अब जैसे ही यहां पर ऐसा कोई स्टूडेंट उसको ऑकर हुआ, वो उसको रोक लेगा कि आप कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते। सिंपल। अगर आपको जाना है तो आईडी और कॉलेज का यूनिफॉर्म आप लेके आओ, अदरवाइज आप कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते। सिंपल। तो उसने क्या किया? डेटा को वैलिडेट किया, स्टूडेंट को वैलिडेट किया। बाकी स्टूडेंट्स जिसमें ये कंडीशन फॉल्स आई, जिसमें ये कंडीशन फॉल्स आई कि आईडी कार्ड नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई मिला ही नहीं उसको, तो कंडीशन फॉल्स आई, उसके पास प्रेजेंट था, तो इनको अलाउ करेगा, उनको अलाउ करेगा। बस उसको दो ही चीजें देखनी है, आईडी कार्ड एंड यूनिफॉर्म, बाकी चीजें वो नहीं चेक कर रहा है। बाकी लोगों को वो एंट्री दे देगा। सिंपल है। तो ये जो गार्ड है यही है आपका वैलिडेशन रूल। ये जो गार्ड यहाँ पे खड़ा है ये आपका वैलिडेशन रूल है, जो हमारे सेल्सफोर्स में हमारे लिए काम कर रहा है। डेटाबेस एंड आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट करे हो उसके बीच में जो खड़ा है वो है वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल बस यही चेक कर रहा है कि मेरा ये रिकॉर्ड मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है या नहीं। अब ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्टैंडर्ड है कि आईडी कार्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। विदाउट आईडी कार्ड एंड विदाउट यूनिफॉर्म हम किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड। वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कि मुझे ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ये रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करना। सिंपल। और वो आपको किसको बताना है? वैलिडेशन को, मतलब आपके गार्ड को। सो वैलिडेशन रूल जब भी रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होने के लिए आएंगे, ये वर्क करेगा, ये उसको चेक करेगा क्या मुझे इसको इंसर्ट करना चाहिए। इफ यस तो ही वो अंदर जाएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको एरर देगा। अब इसको वर्क कैसे करता है इसको भी समझना है। एक ओवरव्यू मिला क्या कि ये कैसे काम करेगा? यस। यहां तक क्लियर है गाइस एवरीवन? यस सर। ओके। अब देखो कि ये वर्क करता कैसे है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। तो ये हमारा डेटाबेस है। रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही आपने सभी फील्ड में डेटा प्रोवाइड किया और उसको आप सेव कर रहे हो, तो जैसे ये सेव होने के लिए आएगा, ये जा रहा था डेटाबेस में सेव होने के लिए,
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। बट बीच में कौन काम कर रहा है यहां पर हमारे पास? वैलिडेशन। जैसे उसने कमांड दिया, यहां पर हमारा काम करेगा वैलिडेशन, राइट। सो वैलिडेशन रूल मतलब हमारा गार्ड ये चेक करेगा कि मुझे इसको अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना। तो वैलिडेशन रूल के अंदर फिर हमारे पास होते हैं फॉर्मूला, कंडीशन बोल सकते हो, या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। और ऐसा फॉर्मूला, ऐसी कंडीशन जो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करे, ट्रू और फॉल्स में, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, एक तो अंदर जाने देना है या तो अंदर नहीं जाने देना, ये और नो, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो अंदर जाएगा रिकॉर्ड मतलब सेव होगा, या तो सेव नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पे जैसे ही आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होने के लिए जाएगा, ये उसको चेक करेगा फॉर्मूलाज के थ्रू, या फिर जो भी आपने एक्सप्रेशन बोला ये। अब ये आपको लिखना है प्रॉपर, आपका जो मेन काम है ये इस फॉर्मूला और कंडीशन को बनाना बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ये आपको फॉर्मूला यहां पर बनाने हैं, यही मेन टास्क है। ये आपका मेन टास्क होता है कि आप ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये फॉर्मूला बनाओगे, क्योंकि क्लाइंट क्या कहेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरा डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ये डेटा मुझे वैलिडेट करना है, इसको मुझे इंसर्ट करना चाहिए या नहीं, इसीलिए। तो ये फॉर्मूला अब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल एक रिकॉर्ड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे वहां पर क्या था कि स्टूडेंट एंट्री हो रही है तो आईडी कार्ड होना कंपलसरी था, वैसे ही यहां पर आपने फील्ड को रिक्वायर्ड किया, याद है कि आपको फील्ड रिक्वायर्ड, आपने जब ऑब्जेक्ट बना था उस टाइम पर भी आपने फील्ड को रिक्वायर्ड किया, यस, फील्ड को आपने रिक्वायर्ड किया। मतलब आपने क्या बोला उस गार्ड को कि अगर इस फील्ड में डेटा नहीं है तो उसको एंट्री नहीं देना है, ऐसा ही बोला, फील्ड रिक्वायर्ड। अगर उस फील्ड में डेटा नहीं है तो हमें उसको एंट्री नहीं देना है। मतलब अगर ये डेटाबेस में डेटा जा रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, फील्ड के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वो आईडी कार्ड होना चाहिए, सिंपल है। तो अब ये क्या करेगा, वैलिडेशन रूल क्या चेक कर रहा होगा, बताओ क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, क्या चेक कर रहा होगा ये? जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो वैलिड प्रॉपर होना चाहिए। वो होना चाहिए, ओके, लेकिन कब इंसर्ट करना है कब इंसर्ट नहीं करना ये समझो, कब इंसर्ट करना है कब इंसर्ट नहीं करना बताओ, फील्ड रिक्वायर्ड का If, लॉजिक क्या होगा? फील्ड रिक्वायर्ड, हाँ, sir, if field is fulfilled, then only it's allowed to insert. करेक्ट। अगर फील्ड के अंदर डेटा है, अगर फील्ड के अंदर डेटा है तो ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर डेटा नहीं है तो एरर देंगे। हम फॉर्मूला जो ये बनाते हैं, ये फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वैलिडेशन के अंदर, ये हम सेव करने के लिए बना रहे हैं क्या? नहीं, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं कब सेव करना है ये नहीं बताया, किसको रोकना है ये हमें बताना है, किसको रोकना है, करेक्ट है। अब देखो यहां पे गार्ड्स जो हमारे पास खड़े हैं, इन गार्ड्स को हमने ये नहीं बताया कि कौन से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या कौन से स्टूडेंट को एंट्री देना है, मैंने सिर्फ ये बताया कि कौन से रिकॉर्ड्स को या कौन से स्टूडेंट को रोकना है, राइट। कौन से स्टूडेंट को रोकना है, मतलब मैंने उसको बस कंडीशन बोला कि इन स्टूडेंट्स को रोको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये अनऑथोराइज पर्सन है, ठीक है, आपने देखा होगा ना जब आप मॉल में जाते हो या किसी बड़े इवेंट में जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, तो वहां पे भी गार्ड्स खड़े हैं, तो उनके पास कुछ कंडीशन स्पेसिफाई होती है ऑलरेडी, उनको बताया जाता है कि अगर कुछ भी ऐसा दिखे तो उसको एंट्री नहीं देना है। बाकी हर किसी के लिए वो ये चेक नहीं करता, उनके कुछ रूल्स है, बस उतना ही चेक करेगा, बाकी सब कुछ ठीक है, फिर वो आदमी कैसा भी हो उसको वो एंट्री देंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से यहां पर हमें वर्क करना है। सो अब आप मुझे बताओ कैसे वर्क करेंगे। हम्म हमें एरर कब देना है, क्लियर हो रहा है ना, एरर कब देना है हमें, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हम उसको एरर देते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एरर, मतलब आपको ऐसी कंडीशन देना है जिसके लिए हमें एरर चाहिए, तो ये होता है एरर फॉर्मूला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरर फॉर्मूला, ये ध्यान में रखो,
इसको बोलते हैं हम एरर फॉर्मूला, कि एरर कब देना है ये कंडीशन यहां पर आती है, ना कि रिकॉर्ड कब सेव करना है। ठीक है, कब मुझे एरर देना है तब, राइट। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो फॉर्मूला लिखते हो वो कंडीशन कब देना है, मतलब एरर कब देना है उसके लिए लिखते हो, ना कि रिकॉर्ड कब सेव करना है उसके लिए। क्लियर है? अब मुझे यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है। अब आप मुझे बताओ रिक्वायर्ड मतलब कौन से रिकॉर्ड को यहां पर आप कोई फील्ड है, सपोज करो मोबाइल, एक मोबाइल की फील्ड है, मैं चाहता हूं कि मोबाइल क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसमें डेटा होना चाहिए। अगर डेटा है तो ही इंसर्ट करेंगे, डेटा नहीं है तो एरर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे इसके लिए, बताओ फॉर्मूला क्या बनाओगे? is The, not when null. the field is empty, then throw the error. फील्ड इज एम्प्टी, करेक्ट। जब फील्ड एम्प्टी है तो एरर देना है, राइट। अब ये बता रहे हैं क्या कि फील्ड में जब डेटा होगा तब सेव करना है, नहीं, कि क्या डेटा होना चाहिए, नहीं, सिर्फ एम्प्टी है क्या, अगर एम्प्टी है तो एरर दो। तो कंडीशन फॉर्मूला क्या हो गया, एरर कब देना है मुझे, फील्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर फील्ड एम्प्टी है, ये तो एक रफ फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से करेंगे। अगर फील्ड एम्प्टी है तो एरर दे दो। तो बस वो उतना ही चेक करेगा, क्या फील्ड एम्प्टी है, क्या फील्ड नल है, अगर है तो एरर दे दो। लेकिन अगर फील्ड में डेटा है, फिर आपने क्या डेटा दिया वो ये चेक नहीं करेगा कि आपने क्या डेटा दिया। आपने सिर्फ ये बताया कि फील्ड अगर एम्प्टी होगी तो एरर देना है, तो उतना ही चेक करेगा। फिर उसके अंदर कुछ भी डेटा हो उससे कुछ मैटर नहीं करेगा, डेटा है तो वो डेटाबेस में जाएगा। हम बस ये बताते हैं वैलिडेशन के अंदर कि मुझे एरर कब देना है। अब इसका एक पूरा वर्क फ्लो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये वर्क कैसे करता है, देखो। जब भी मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट, इसमें चार्जिंग नहीं है तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट और अपडेट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे ही हमने इंसर्ट या अपडेट की कमांड दिया तो क्या फायर होंगे, वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल को कॉल जाएगा अगर आपने उस ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल बनाए हैं तो। अब इस वैलिडेशन के रूल के अंदर हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशन, ओके, और कंडीशन और फॉर्मूला, राइट। एक्सप्रेशन, कंडीशन और फॉर्मूला। अब जब भी आप इसको रन करोगे तो ये आपको दो वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, ओनली टू वैल्यूज, एक तो ट्रू या तो फॉल्स। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, आपको कंडीशन वैसे ही लिखना है कि एक तो वो ट्रू रिटर्न करे या तो वो फॉल्स रिटर्न करे। अब अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा, यस, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा, Error और message. फॉल्स रिटर्न किया तो क्या होगा, एरर देगा। करेक्ट। कंडीशन ट्रू से होने पे हमें ट्रू मिलता है होगी और एरर एरर, देगा। ट्रू होने पे हमें एरर, क्योंकि हम फॉर्मूला बना ही रहे हैं। फॉर्मूला हम बनाते हैं उसीलिए कि एरर कब देना है। मुझे एरर कब देना था, फील्ड इज एम्प्टी, अगर फील्ड एम्प्टी है तो एरर दो। मतलब अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर और फील्ड मैंने एम्प्टी छोड़ दिया तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, कि फील्ड एम्प्टी मिल गई उसको। वैसे ही तुरंत वो एरर को फायर करेगा, करेक्ट। तो जैसे ही कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया हमें एरर आने वाला है, और फॉल्स आया तो रिकॉर्ड saved without any errors. Without any errors, right? Without any errors. तो ये होता है हमारा वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में हमेशा ध्यान रखना कि हम कंडीशन लिखते हैं एरर्स के लिए, ठीक है, एरर्स के लिए। और अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो हमारा रिकॉर्ड यहां पर फेल हो जाएगा, हमें एरर आएंगे। बट अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने बोला कि फील्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर फील्ड एम्प्टी है, अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो क्या आएगा, एरर। यस, हम एरर चाहते थे कि अगर फील्ड एम्प्टी है तो। बट अगर फील्ड एम्प्टी नहीं है, फील्ड के अंदर डेटा है, तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, फील्ड अभी एम्प्टी है क्या हमारी, False. नो, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड हो जाएगा सेव विदाउट एनी एरर। सिंपल है। तो इस तरीके से वर्क करता है वैलिडेशन रूल। अब मैं आपको बताता हूं कि वैलिडेशन रूल बनाते कैसे है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देखो, या उसका जो प्रोसेस होता है उसको बनाने का वो देखो, ठीक है। लेकिन वर्क कैसे करता है ये समझना जरूरी है, लॉजिक समझना जरूरी है हर एक कंसेप्ट का,
क्योंकि ये सेम फीचर जो अभी हम एडमिन में डिस्कस करें ना, सेम हमें ट्रिगर के थ्रू मतलब कोडिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए मैं हर एक कंसेप्ट आपको वैसे बता रहा हूं कि ये उसका वर्किंग कैसे होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। क्लियर है? क्योंकि सेम लॉजिक अब आपको ट्रिगर के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना है बाद में। जैसे मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए जा रहा हूं, मैंने नया रिकॉर्ड जब भी मैं क्लिक करता हूं, अब अगर आपने किसी फील्ड को ऑलरेडी रिक्वायर्ड करके रख दिया, तो ये क्या हो गया आपके सिस्टम वैलिडेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम वैलिडेशन या स्टैंडर्ड वैलिडेशन, जो बाय डिफॉल्ट वर्क हो रहे हैं अभी, आपने नहीं बनाया। जैसे ईमेल फील्ड, ईमेल कभी ऐसा नहीं होता ये फील्ड है मेरी एबीसी, ऐसा कोई ईमेल होता है क्या मेरा? नो। तो मुझे ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस सच एज name@email.com, क्योंकि उसको पता है कि ईमेल का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और जो मैंने इंसर्ट किया वो ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो जब भी आप डेटा को क्रिएट करोगे, आपको प्रॉपरली वैलिडेशंस बनाने पड़ेंगे कि कौन सा डेटा मुझे इंसर्ट करना है, कौन सा डेटा मुझे इंसर्ट नहीं करना। ओके, तो सिंपल। अब जैसे हम फील्ड को रिक्वायर्ड करने वाला ही लॉजिक देख रहे हैं, उसी के बारे में सोचो कि फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे करना है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूं यहां पर, अभी मैंने फोन नंबर में डेटा नहीं दिया ना, फोन नंबर में मैंने डेटा नहीं दिया, फिर भी ये डेटा मेरा इंसर्ट हो रहा है। ओके, फोन को हमने रिक्वायर्ड कर लिया, लास्ट नेम मेरी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मैं अभी ऐड कर रहा हूं यहां पर टेस्ट, और फोन में मैंने जस्ट डेटा ऐड किया, लास्ट नेम में मैंने कोई डेटा नहीं ऐड किया, फिर भी मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मेरा रिकॉर्ड सेव हो रहा है, देख लो डेटा सेव हो रहा है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है। बट ये मुझे अब रिक्वायर्ड करनी है वैलिडेशन रूल के थ्रू, मुझे सेम फील्ड को रिक्वायर्ड करना है वैलिडेशन रूल के थ्रू। तो देखो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आपको वैलिडेशन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एडिट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना पड़ेगा। सो एडिट ऑब्जेक्ट, सेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आपको करना है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे एडिट पे जाएंगे। ठीक है, देन इस ऑब्जेक्ट मैनेजर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पर मिलेगा वैलिडेशन रूल का ऑप्शन। देखो मिल रहा है क्या? वैलिडेशन रूल्स। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सो वैलिडेशन रूल क्लिक किया हमने। अभी हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे एक भी वैलिडेशन रूल नहीं है, अब हमें इसको बनाना है। सो देखो न्यू, ओके, सो न्यू, एंड अब ध्यान दो कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला, डिफाइन अ वैलिडेशन रूल बाय स्पेसिफाइंग एन एरर कंडीशन। ठीक है, एरर कंडीशन कि कब एरर देना है, एरर के लिए आप कंडीशन दे रहे हो, ना कि कब रिकॉर्ड सेव करना है उसके लिए, कब एरर देना है उसके लिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं एरर कंडीशन। एंड अ करेस्पॉन्डिंग एरर मैसेज, फिर उस कंडीशन अगर ये ऑकर होती है, अगर वो कंडीशन ऑकर हो रही है, तो फिर उसका एरर क्या होगा वो भी आप प्रोवाइड करोगे। The error condition is written such as boolean expression, boolean formula expression that returns true or false. Yes, हमें फॉर्मूला ऐसा ही बनाना पड़ेगा वो कंडीशन कि वो ट्रू और फॉल्स में ही डेटा रिटर्न करे। ठीक है, क्योंकि हमें दो ही पॉसिबिलिटी चाहिए, ट्रू और फॉल्स, तो ऐसा ही फॉर्मूला बनाना है। When the formula expression returns true, when the formula expression returns true, क्या गया है भाई? When the formula expression returns true, the save will be aborted and the error message will be displayed. Yes, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले आएगा। द यूजर कैन करेक्ट द एरर एंड ट्राई अगेन, तो रिकॉर्ड में जैसे उसने एरर पढ़ा, उसमें और चेंजेस किए, फिर से सेव करेगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। बट एरर कब आता है? जब कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है, कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा। ओके, मुझे क्या करना है? लास्ट नेम को रिक्वायर्ड तो नाम दे दो, सो लास्ट नेम रिक्वायर्ड, जो भी आपको नाम देना है वैलिडेशन रूल का नाम दे दो। अब जब ये वैलिडेशन रूल एक्टिव होगा ये तभी वर्क करेगा, अगर आपका वैलिडेशन रूल एक्टिव है तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो सिंपल। उसके बाद यहां पर आ जाओ। अब ये फॉर्मूला हम बनाते कैसे? देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। देखो, एरर कंडीशन फॉर्मूला, कि कौन सी कंडीशन के लिए मुझे एरर चाहिए, वो कंडीशन आप यहां पर बता दो कि कौन से रिकॉर्ड को मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि हम उसको इंसर्ट नहीं होने देंगे। तो फील्ड अगर चाहिए तो फील्ड इंसर्ट करो, यहां से ऑब्जेक्ट की फील्ड्स, यहां से आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, और यहां पे कुछ फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस क्या करते हैं? आपको
इजी वे में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई लॉजिक हो गया, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस है, तो ये इजीली वर्क करेगा। जैसे सेम अभी आपने कहा कि मुझे फील्ड को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फील्ड में डेटा है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो उसको भी बताने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, दो फंक्शन है एक्चुअली, बट हमें एक ही यूज करना है। सो फंक्शन है इज ब्लैंक। ठीक है, मैं एक ही बता रहा हूं आपको, देखो। So is blank expression returns true or false if an expression is blank constraint. Okay, don't use directly on pick list. Okay, ये तो pick list पे हम बनाते भी नहीं है। So is blank एंड यहां पर मैं क्या दूंगा कि कौन सी फील्ड मुझे चेक करनी है, तो ये मुझे बताएगा कि क्या ये फील्ड ब्लैंक है या नहीं। इज ब्लैंक, इफ द फील्ड इज ब्लैंक इट विल रिटर्न ट्रू। अगर वो फील्ड ब्लैंक है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, यस कि फील्ड इज ब्लैंक। बट इफ द फील्ड इज नॉट ब्लैंक मीन्स देयर विल बी सम डेटा, अगर डेटा प्रेजेंट है तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर उसे डेटा मिलता है तो ही ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो पिक लिस्ट को छोड़ के आप बाकी सभी फील्ड यहां पर चेक कर रहे हो, जैसे कि लास्ट नेम, कहा गई हमारी फील्ड, यस मिल गई, लास्ट नेम ऐड कर लिया, सिंपल। इज ब्लैंक लास्ट नेम, क्या लास्ट नेम ब्लैंक है? हमने बस इतना बोला, क्या लास्ट नेम ब्लैंक है? अगर यस तो ये हमें दो ही वैल्यूज रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया मतलब क्या समझ जाएंगे कि हमारी ये जो लास्ट नेम है ये ब्लैंक है। यस और नो? इज ब्लैंक लास्ट नेम, क्या लास्ट नेम ब्लैंक है? इफ यस, अगर लास्ट नेम ब्लैंक है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, हम क्या देंगे यहां पर एरर मैसेज। सो लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। फील्ड मत बोलो, सिंपल बोलो कि लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, बस ऐसा एक मैसेज दे दो। तो ये होता है एरर मैसेज। आपने जो भी फॉर्मूला बताया इसमें, आप इसके लिए सिंटैक्स को चेक कर सकते हो। चेक सिंटैक्स एंड सिंटैक्स को चेक करो, ये वर्क करेगा, ठीक है। एंड देन मुझे एरर कहाँ देना है? जब आप सिंगल फील्ड पे कोई एरर दे रहे हो तो उसी फील्ड पर एरर दो। जब कोई क्राइटेरिया ऐसा लिखा है जो मल्टीपल फील्ड के लिए है तो पेज पे एरर दो। बट अभी हम क्या दे रहे हैं? फील्ड पे एरर। फॉर्मूला का मीनिंग समझा क्या? इज ब्लैंक लास्ट नेम, लास्ट नेम ब्लैंक है क्या? ये दो ही वैल्यूज रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर लास्ट नेम ब्लैंक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लास्ट नेम में डेटा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर जिससे ही ट्रू रिटर्न किया मतलब लास्ट नेम ब्लैंक है तो हम यहां पर एरर दे देंगे, जो एरर मैसेज है वो वर्क करेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, न्यू पे क्लिक किया, सेम रिकॉर्ड जो हमने लास्ट टाइम इंसर्ट किया था वही रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूं, टेस्ट और फोन नंबर। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको सेव करता हूं क्या होगा? एरर मैसेज आएगा, एरर, लास्ट नेम पे एरर आएगा। जैसे मैंने सेव किया क्या हो रहा है? पूरा प्रोसेस बताओ क्या हो रहा है। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया क्या हो रहा है? पहले वैलिडेशन रूल फायर हो रहा है। वैलिडेशन को कॉल जाएगा, ओके। वैलिडेशन में क्या लिखा है मैंने? और वो कंडीशन लिखा है। कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है? लास्ट नेम इज ब्लैंक। लास्ट नेम इज ब्लैंक। इज ब्लैंक लास्ट नेम, मतलब वो चेक कर रहा है क्या लास्ट नेम ब्लैंक है। अभी मैंने डेटा में कोई डेटा दिया है क्या? इस लास्ट नेम फील्ड में कोई डेटा नो। है क्या? नो। मतलब ये फील्ड ब्लैंक है, मुझे देखने सो से इट्स पता ट्रू। चल रहा है, नहीं, बट सिस्टम को कैसे पता चलेगा? उस फॉर्मूला से। इज ब्लैंक लास्ट नेम, तो उसको क्या मिला? उसने चेक किया ट्रू। इज ब्लैंक लास्ट नेम, क्या लास्ट नेम ब्लैंक है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। उसको कंडीशन मिली ट्रू। ट्रू। जैसे ही कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो वो क्या देगा? एरर। देखो मैं सेव करूंगा, फॉर्मूला को कॉल जाएगा, फॉर्मूला हमें रिटर्न करेगा ट्रू और हमें आएगा एरर। देखो ट्रू रिटर्न किया, आ गया क्या एरर? लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, डन, करेक्ट। अब अगर मैं इसमें डेटा दे रहा हूं, अब मैं डेटा दे रहा हूं, मैं क्या डेटा दे रहा हूं ये हम चेक नहीं कर रहे। अभी क्या ये फील्ड ब्लैंक है? नहीं है। नो। नो। अब जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया फिर से वैलिडेशन को कॉल जाएगा, अगेन अगेन वैलिडेशन को कॉल गया, फिर से फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ। अब चेक कर रहा है इज ब्लैंक लास्ट नेम, क्या लास्ट नेम ब्लैंक है? नो। अभी फॉल्स। लास्ट नेम ब्लैंक नहीं, उसके अंदर डेटा है। सो कंडीशन ने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। फॉल्स। जैसे ही फॉल्स कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया हमारा रिकॉर्ड सेव होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। देखो सेव सेव किया हो जाएगा। एंड हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्लियर है क्या? वैलिडेशन रूल का वर्क फ्लो क्लियर है क्या कि वैलिडेशन रूल वर्क कैसे करता है? यस। उसका प्रोसेस क्लियर हुआ एवरीवन? ओके, उसका काम क्लियर हुआ कि वैलिडेशन रूल का काम क्या है? यस।
वो डेटा प्रिवेंट करता है, जो इनकरेक्ट और इनवैलिड डेटा को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको इंसर्ट होने से प्रिवेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वैलिडेशन रूल। अगर डेटा वैलिडेशन जरूरी है ताकि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी इनकरेक्ट या इनवैलिड डेटा इंसर्ट ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो तो। सो अब वैलिडेशन रूल का मीनिंग क्लियर हो गया, उसका वर्कफ्लो क्लियर हुआ कि ये वर्क करता कैसे। बस अब आपको मल्टीपल सिनेरियोस ट्राई करने हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस अभी हमें सिनेरियोस डिस्कस करने होंगे कि कौन से सिनेरियो के लिए कौन सा कंडीशन आप लिखोगे। बाकी अब बस कंडीशन पे काम करना है, बाकी वर्किंग आपको पता है। तो जितने ज्यादा सिनेरियो आप इंप्लीमेंट करके देखोगे, उतना ही ज्यादा आप वहां पे अच्छे से काम कर पाओगे, आप कोड कर पाओगे, लिख पाओगे कंडीशंस। सो अब मेरे लिए आप कंडीशंस बताओगे जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट में आपको बता रहा हूं, आप मुझे उसके लिए फॉर्मूलाज बताने के लिए ट्राई कर लो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए गाइस, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है क्या आपके पास? सभी ने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया है? यस, अब जल्दी। ओके एवरीवन। अब मेरी रिक्वायरमेंट सुनो, ठीक है। सब लोग, सभी को आंसर करना है। तो वो दो चार लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप हो रहे हैं, ऐसा नहीं, सब लोगों को आंसर करना है। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे मेरे पास है सैलरी फील्ड, ठीक है। सैलरी मेरी पहली रिक्वायरमेंट। देखो, मैं किसी भी एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देना चाहता, तो सैलरी लेस देन 50,000 ही होनी चाहिए। अगर 50,000 से ज्यादा सैलरी में अगर उसको दे रहा हूं तो ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। सैलरी जो है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या लिखोगे? Salary is greater than 50,000. सैलरी Greater than 50,000. ग्रेटर देन 50,000, करेक्ट। कब एरर देना चाहते थे हम लोग? सैलरी Greater जब than ग्रेटर देन, इफ 50,000. नहीं, ठीक है सुनील, इफ नहीं, वहां पर इफ नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली सैलरी ग्रेटर देन 50,000, इफ कंडीशन नहीं देना है, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ये हो गया आपकी फील्ड, मतलब सैलरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी ग्रेटर देन, यहां पर ऐसे कॉमा वगैरह भी नहीं देना है आपको, 50,000। सैलरी ग्रेटर देन 50,000, आपका फॉर्मूला रेडी है, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन 50,000, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो क्या आएगा? एरर, करेक्ट है। यस, क्योंकि हमें Yes, sir. 50,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए थी। बस इतना सोचना है, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें से बाकी सब छोड़ दो, बस उसको ये, वो जो रिक्वायरमेंट है उसमें बस ये सोचो कि एरर कब देना है, बस इतना सोचो, एरर कब देना है, कब एरर देना है बता दो। इसके लिए मुझे एरर चाहिए, बन गया आपका फॉर्मूला। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं किसी भी एम्प्लॉय को 10,000 से कम सैलरी नहीं देना चाहता, सभी को 10,000 से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, 10,000 से कम नहीं। क्या लिखोगे? Salary is not less than 10,000. सैलरी, Not Less than सैलरी 10,000. less than नॉट ग्रेटर देन। 10,000. एरर कब देना है, क्या बताया मैंने, एरर कब Less देना Less है? than than 10,000. 10,000. लेस देन। Less उतना than. क्यों सोच रहे हो, बहुत ज्यादा मत सोचो, कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स मत करो। एरर कब देना है उसके बारे में सोचो, कब देना था। मुझे Less चाहता था कि than. मैं किसी भी एम्प्लॉय को 10,000 से कम सैलरी नहीं दूंगा, अगर ऐसा मैं इंसर्ट करा तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंपल, सैलरी लेस देन 10,000। अगर किसी ने सैलरी लेस देन 10,000 ऐड किया तो एरर। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी जो दूंगा वो कुछ भी हो सकती है, वो 20,000 हो सकती है, वो 25,000 हो सकती है, वो 1,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कुछ भी 20 नहीं होनी चाहिए, 20,000 नहीं होनी चाहिए। अब 20,000 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा। 20,000 सैलरी में नहीं दे रहा हूं, ये जो नंबर है ना 20,000, ये मुझे नहीं चाहिए। Salary तो not ऐसा equal कर to सकते हैं, salary is not Less equal than to equal 10,000. to 20,000, sir. सैलरी is not equal Or to 20,000. नॉट इक्वल टू, इक्वल टू कर गाइस मैंने क्या सकते बोला? हैं, इक्वल टू 20,000 नहीं होनी चाहिए। इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा रहे हो। सैलरी सैलरी इक्वल टू इक्वल टू 20,000, 20,000. 20,000. मुझे Yeah, एरर equal to. कब देना था? जब सैलरी की वैल्यू 20,000 थी तब मुझे एरर देना था। कितना सिंपल है, जैसे सैलरी की वैल्यू 20,000 है, कंडीशन ट्रू, एरर। मुझे 20,000 सैलरी नहीं देना चाहिए। मैंने क्या बोला? 20,000 से ज्यादा हो सकती है, 20,000 से कम हो सकती है, कुछ भी, बट उतना नहीं। अब जब मैं कोई फ्रेशर हायर कर रहा हूं, कोई मैं फ्रेशर हायर कर रहा हूं, ये अलग अलग सिनेरियो, ओके, सब अलग अलग है।
इसको अनादर सिनारियो के साथ रिलेट मत करना कि ये यहां पर ऐसा लिखा, यहां पर ऐसा लिखा, नहीं। सब अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सब इंडिविजुअल कंडीशन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जब भी कोई एम्प्लॉय हायर कर रहा हूं ना, मुझे उसको 10,000 ही सैलरी देनी है, 10,000 ही, ना 10,000 से कम, ना 10,000 से ज्यादा। अगर दे रहा हूं तो एरर, Salary not. 10,000 ही होनी चाहिए। हम्म, क्या लिखोगे कंडीशन? 10,000 ही होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। ना 10,000 से कम एक्सेप्टेबल है, ना 10,000 से ज्यादा। बताओ जल्दी। Salary greater than 10,000 or salary less than 10,000. सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और सैलरी लेस देन 10,000। सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो भी एरर दो, और सैलरी अगर ग्रेटर लेस देन 10,000 है तो भी एरर दो। ओके, ये भी चलेगा। और इसको और तरीके से लिख सकते हो, एरर कब देना है मुझे? सैलरी जब नॉट सैलरी इक्वल टू 10,000 10,000। से ज्यादा हो या 10,000 से कम हो। करेक्ट। अगर मैं ऐसे लिख सकता ना, नॉट इक्वल टू 10,000। Yes, sir. अगर वो 10,000 नहीं है तो एरर दे दो, सिंपल। अगर वो 10,000 नहीं है तो एरर दे दो। अब वो कितनी भी हो सकती है, उससे ज्यादा कितनी भी है, उससे कम कितनी भी है, मुझे नहीं पता। सिंपल है कि अगर वो 10,000 नहीं है तो एरर दो, 10,000 ही होनी चाहिए थी, 10,000 नहीं है तो एरर दे दो। क्लियर है क्या यहां तक? अब आप इजी है, क्वेश्चंस लिख सकते हो। ऐसे ही कंडीशंस हमें बनानी है, छोटी छोटी कंडीशंस है, फिर उसको कंबाइन करेंगे, फिर मल्टीपल एक्सप्रेशंस आएंगे। ओके, अब सपोज करो, अब ये तो मैंने एक एक करके बताया। अब अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में होनी चाहिए। 20,000 से कम नहीं चाहिए और 50,000 से ज्यादा नहीं चाहिए। 20 से लेकर 50 के बीच में मुझे सैलरी देना है एम्प्लॉयज को, 20 से लेकर 50 के बीच में। ना ही 20,000 से कम चाहिए, ना ही 50,000 से ज्यादा चाहिए। अब यहां पर ये तो क्लियर हुआ ना कि मुझे दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, यस और नो। 20,000 के Yes. साथ भी मैच यस कर रहे हो, सर। 50,000 के साथ भी मैच कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ, जब हमें ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो, अगर सिंगल कंडीशन है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, बट मल्टीपल कंडीशंस होने के बाद भी एट द एंड मुझे आउटपुट कितना चाहिए? ओनली वन। ट्रू और फॉल्स, यस और नो? यस सर। एट द एंड तो मुझे एक ही आउटपुट चाहिए। तो ये कैसे मिलता है? Operator कैसे is मिलता है ये? हाँ, सर and बिटवीन operator ऑपरेटर लगा सकते हैं। करेक्ट। और हमें यूज करने and होते हैं operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या यूज करने पड़ते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके, जहां पर भी आप लॉजिकल यूज करोगे ना स्टेटमेंट, जहां पर भी, चाहे कोडिंग में यूज कर रहे हो, ऑटोमेशन में, वैलिडेशन में, फॉर्मूला में, हर जगह पे जहां पर भी लॉजिकल इक्वेशंस की बात आएगी, कंडीशंस की बात आएगी, सबसे ज्यादा यहां पर ये वर्क करेंगे। एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, और एक नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मेन यही है, एंड और नॉट तो बस एक निगेशन है, बट सबसे ज्यादा आप इस पे काम करने वाले हो। ठीक है, सो देखो अब वर्क कैसे करेगा। एंड ऑपरेटर का वर्किंग पता है सभी को? Yes, if both are true, then result हाँ, is करेक्ट। और नॉट, ये क्या है? निगेशन। तो जब मेरे पास ऐसी कंडीशन है तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही यूज करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, हर कंडीशन में दोनों यूज हो सकते हैं क्या, या दोनों अलग अलग है? एंड या और दोनों no, अलग है ना? काम no. एक ही है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना, बट दोनों का वर्किंग अलग है। कब हमें ट्रू चाहिए, कब हमें फॉल्स चाहिए, उसके बेस पे हम इन दोनों में से ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसको करके लाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको इंप्लीमेंट करके लाओगे। हम्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और मैं अनादर आपको कुछ वैलिडेशन शेयर करने वाला हूं, जैसे अभी सैटरडे संडे अभी आपके पास टाइम है, तो मैं कुछ ग्रुप पे आपको वैलिडेशन शेयर करूंगा, उसको भी आप प्रैक्टिस करना पहले। और 2 दिन या एक दिन फिर से हम वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर, क्योंकि क्लास में फंक्शंस वगैरह हमें इंप्लीमेंट करना है, थोड़े एडवांस फॉर्मूलाज भी हम यहाँ पर बनाएंगे। बट अभी के लिए आप इतना इंप्लीमेंट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के मुझे शेयर करो। सभी ने इसको इंप्लीमेंट करना, ओके? ले लिया स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन क्लियर है ना कि सैलरी जो है वो 20,000 या 50,000 के बीच में होनी चाहिए।
ना ही 20,000 से ज्यादा, ना ही 50,000 से कम। नहीं, ना ही 20,000 से कम और ना ही 50,000 से ज्यादा, ऐसा 20 से लेकर 50 के बीच में सैलरी होनी चाहिए। ओके, सो अब इसको ट्राई करो। मैं फिर से आपको कुछ एक्सप्रेशन शेयर करता हूँ बेसिक, और बाकी फिर से हमें क्लास में अगेन 1 या 2 सेशन हमें फिर से वैलिडेशंस पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा अनदर टॉपिक जो है यूआई कस्टमाइजेशन। फिर वैलिडेशन के बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा और हम यूआई कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। बट सैटरडे संडे का वर्किंग क्या होता है आपका, बताइए क्या क्या करोगे? फर्स्ट डे से हमने जितना इंप्लीमेंट किया सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, सब कुछ जितना हमने फर्स्ट डे से पढ़ा सब कुछ, मंडे से पहले, मंडे सेशन को ज्वाइन करने तक, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है ना? ओके, ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है सभी को। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सेल्सफोर्स में अच्छे करियर करना चाहते हो आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये फॉलो करो। अदरवाइज अगर आप भीड़ में जाना चाहते हो सेम जैसे लोग कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल साल भर हो जाता है उनका, बस वो वही ट्रैप में फंसे, अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, जहां शॉर्टलिस्ट हो रही है वहां पर वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो ये ट्रैप में नहीं फंसना है, भीड़ से बाहर निकलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? यस, ऑल स्टूडेंट्स डन? सो मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, मतलब कुछ कंडीशंस, उसके लिए भी आपको ट्राई करना है। बट अभी मुझे ये फॉर्मूला बनाओ और ग्रुप पे शेयर करो सब लोग। ठीक है, सब लोग मुझे शेयर करो। ओके गाइस, देन सो इतना इंप्लीमेंट करिए। सो मंडे को मिलते हैं, लेकिन पूरा प्रिपरेशन करके आओ। ठीक है, मंडे से पहले। और प्लीज अपसेंट मत रहो। ठीक है, मुझे प्रेजेंटे लेने दो, क्योंकि आज काफी ज्यादा स्टूडेंट मुझे अपसेंट दिख रहे हैं। आज से ही आपका वीकेंड स्टार्ट हो रहा है क्या? फ्राइडे से ही? 1 मिनट, हाँ। और प्लीज अपसेंट मत रहा करो। ठीक है, और जब मैंने कहा कि गाइस आपको वेट करना है तो प्लीज वेट करके रखो। ठीक है, मैंने कहा था कि वेट करना है तो वेट करो, क्योंकि जैसे मैंने ज्वाइन का मैसेज किया, मैं लैपटॉप के सामने था, बट कोई दरवाजे पे आया तो मुझे नीचे जाना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उसमें ये नहीं करना है कि आप वेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, वेट करना है। जहां पर मैंने आपको बोला कि ठीक है आज सेशन नहीं होगा, उसके बाद ठीक है, बट वेट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेशन में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद स्टार्ट होगा फिर से। करेक्ट, क्योंकि जब एंट्री नहीं हो रही है किसी की क्लास के अंदर, क्योंकि वहां पर आपको वेटिंग एरिया मिलता है, एक्चुअली वो डायरेक्टली आप इंसर्ट नहीं हो सकते मीटिंग के अंदर, वेटिंग का टाइम दिया जाता है। बट ग्रुप पे मैसेज है, ग्रुप पे मैसेज करते जाओ कि क्लास है। यस, जैसे मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला, मतलब क्लास होगा ही, तो ज्वाइन करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, बट अपसेंट नहीं रहना। ठीक है, प्लीज कोई भी स्टूडेंट अपसेंट मत रहो, क्योंकि अगर एडमिन में ही आप अपसेंट हो तो डेवलपमेंट में क्या करोगे फिर? एडमिन तो इतना इजी है। ठीक है, और यही से आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये तो हर बैच में ऐसा है कि जितने लोग ज्वाइन करेंगे, मैं कितना भी ट्राई करूं, सब लोग अपना 100% नहीं देते, मुझे पता है। जो आप कॉलेजेस में जैसे थे वैसे ही रहोगे, बट इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए तो। अदरवाइज वही सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अगर कुछ चाहते हो, कुछ आप उसके अंदर इंप्लीमेंट करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको इसके लिए ये बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है ये, कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं उस लेवल तक लेके जाऊं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि बस आपको ट्रेनिंग दे दिया, आपको बताया, एक्सप्लेन किया, बस हो गया। सो मैं ये चाहता हूं कि हर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज मेरा काम इतना है कि मैं आपका सेशन ले रहा हूं, मैं आपको एक बार पूछूंगा, समझ में आ गया, ठीक है, आपने रिपीट बोला, मैं फिर से रिपीट करूंगा, देन इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। बट मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता हूं कि मैं सेशन में आया, मैंने कुछ पढ़ाया, फिर आपको वो समझे या ना समझे और मैं चला गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको वो मेहनत करने की आदत डालूं, आपके अंदर वो सारी चीजें मैं ऐड करूं जो कॉर्पोरेट लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, या आपको आगे लाइफ में हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ में। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़े ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए दे रहा हूं। आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं, बट ये आपके लिए जरूरी है इसीलिए, क्योंकि जिसको पता है ठीक है उसको बोर होता होगा, बट मेरे लिए सभी स्टूडेंट सेम है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट का क्लास में ये नहीं करता हूं कि मैं एक स्टूडेंट पे ध्यान दे रहा हूं, एक स्टूडेंट अच्छा है तो मैं उसी के बेस पे बाकी को भी कंसिडर करूंगा, नहीं।
ठीक है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेम लेवल पे आए। जो पीछे है मैं उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहता, उसको भी आगे लेके मैं देना चाहता हूं। इसीलिए कौन से सेशन अपलोड नहीं है महेश? कौन से सर सेशन अपलोड नहीं है? लास्ट 2 सेशन अपलोड नहीं, मैंने चेक किया था कल शाम को, मतलब जो सेशन तो अपलोड हो हमारे चुके हैं, प्लीज चेक करते कैसे चेक जाओ। करता हूँ? कल शाम को देखा तो चेक नहीं। किया उस टाइम पे, उसके बाद भी तो चेक करना चाहिए आपको। सेशन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्राई करो उसको ठीक। ऐड करने के लिए, ठीक है। वो इवनिंग तक अपलोड हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर मुझे ग्रुप पे मैसेज किया करो, ठीक है, लेकिन वो सेशन अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। यस, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से और ठीक है इम्प्लीमेंट सर। करो सभी। सर एक आपके पास है, नोट्स का एक्सेस दिया हुआ है, रिकॉर्डेड सेशन का। जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम देने के लिए ट्राई करो। क्लियर एवरीवन? यस, सर सर एक जनरल क्वेश्चन था बोलिए। रिगार्डिंग रिवीजन सर, ये नोट से किए करें या फिर वीडियो रिवाइज करके? ये जस्ट तो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो बस नोट्स पढ़ो। नोट्स, राइट? ओके। हाँ, अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो देखो। अगर सेशन ही अच्छे से अटेंड किया तो फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि एक बार इसको रिव्यू करना, जब टाइम मिल रहा है तो सेशंस देखना किसी टॉपिक में करे तो। ये मैं आपको क्यों ये क्यों दिया, मैंने ऐसे क्यों लिखा आज, ये मैंने आज ऐसा क्यों लिखा? ये मेटा डेटा है आपके लिए, ये आपका मेटा डेटा है। लास्ट मोमेंट पे जब आप आओगे ना, ये आपके पास रेडी होना चाहिए कि मेरे पास इतने टॉपिक्स थे, इतने हमारे कवर हुए, यहां से मुझे कितना आता है। आप खुद मुझे बताओ, ये टॉपिक मैंने लिखा है, आप मुझे आंसर करो यहां से कितना आता है आपको। इवेलुएट करो खुद को। तो ये ऐसे मेंशन करते हुए चलना है, वीक 1 के अंदर कितने टॉपिक हुए या डेटा मॉडलिंग के अंदर कितने टॉपिक हुए, उसको लिख के चलो। यहां से मुझे कितना आता है, लास्ट मोमेंट पर बस आपको ये टॉपिक देखने की मेरा यहाँ पे कितना प्रिपरेशन है। यस, ये मैं आंसर कर सकता हूँ, ये मैं आंसर कर सकता हूँ, बस। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, व्हाट इज सेल्स फोर्स, तो वहां से स्टार्ट किया, फिर आधे अधूरे क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आधे अधूरे टॉपिक पढ़ के जाओगे, उससे काम नहीं बनेगा। जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है सब कुछ, इससे ज्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपको देने पड़ेंगे। बताओ जल्दी, इसमें से कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हैं कि मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछूं आप मुझे इसका आंसर बोल पाओ? कितने लोग हैं ऐसे, बताइए कितने लोग हैं? ओके, सुनील ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, महेश, महेश ओके ग्रेट। और गाइस? यस सर, अभी। शुभम, और यस गौरव, ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो यही पर आपका कॉन्फिडेंस कम है। इतने से टॉपिक हुए हैं, कितना है, 1 या 2 वीक हुए होंगे हमें, 2 वीक। तो इतने से टॉपिक बने, 4 महीने में कितने टॉपिक होंगे? वो कब करेंगे फिर, जब इसमें ही इतने से टॉपिक में अगर आप रेडी नहीं हो अभी तक। देखो सिंपल नहीं होती है कोई भी चीजें, इसीलिए हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं बन सकता, ये चीज है। क्योंकि स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पे मेहनत करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया आपका स्टार्ट करना, उसके बाद आपको उस पर काम करना होगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब बाकी लोगों ने, 4-5 लोगों ने बोला कि यस मैं कर सकता हूं, मैं आंसर कर सकता हूं, यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए हमें। करेक्ट। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैंने जो स्टार्ट किया किस एम से स्टार्ट किया और उसके लिए मैं कितना काम कर रहा हूं। क्योंकि हम प्लानिंग बहुत कर लेते हैं, ठीक है, प्लानिंग है, हमारा एम रेडी है। आपका एम होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मुझे पैकेज चाहिए, ये हो गया आपका एम। उसको करने के लिए आपने क्या किया, क्लासेस लगाए, बिना क्लासेस के भी नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्लासेस लगा लिए, ये क्या हो गई आपने स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई थी, कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक क्लास लगाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन डेली पढ़ना, डेली क्लास अटेंड करना, ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन। अब यहां पे सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं एग्जीक्यूशन में। सपने देखना, प्लानिंग करना, इसमें कुछ नहीं लगता, ये इजी काम है। एग्जीक्यूशन सबसे मेन है, और इस एग्जीक्यूशन में ही सब लोग फेल होते हैं, सब लोग नहीं, जो नहीं करते वही फेल होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद सोचो कि आपका एग्जीक्यूशन कहाँ तक है। डेली जो टाइम आपने, जो टाइम टेबल आपने बनाया, आप उसको फॉलो कर रहे हो क्या? डेली उतना टाइम आप दे रहे हो क्या?
डेली आप पढ़ रहे हो क्या? ये आपका एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूशन पे सबसे ज्यादा आप काम करो, ठीक है? स्ट्रैटेजी बना लिया, प्लानिंग कर लिया, बट जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे उसका कोई यूज नहीं है। तो एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टाइम देना स्टार्ट कर दो। क्लियर है क्या एवरीवन? यस, बताइए। गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, ओके, रोहित, शर्विल, शुभम, सुनील, क्योंकि सब लोगों को साथ लेके चलना है, ठीक है? सब लोग आगे बढ़ने चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कोई भी क्लास के अंदर पीछे नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रिपरेशन कम पड़ रहा है या लोगों को क्लास के अंदर जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? क्योंकि सब लोग जिन्होंने जल्दी आंसर कर पाते हैं, हो सकता है उसने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या वो घर पे जाके थोड़ा ज्यादा मेहनत करते होंगे, यही है। अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ अलग रीजन नहीं होता है उसका, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे आप उतना बेस्ट बनते जाओगे। टाइम देने से बेस्ट बनेगा, मैंने ऑलरेडी बताया था। कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। जो क्लास में आंसर करता है, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो इंटरव्यू में आंसर नहीं कर सकता। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसको कोडिंग नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको वो फॉलो करना है। क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, और कर रहे हो ना, सब लोग कर रहे हो? इंप्रूवमेंट्स आ रही है क्या? आप खुद मुझे बताओ, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही है, चीजें समझ में आ रही है और इंप्लीमेंट कर रहे हो क्या? यस ऑल। ओके, गायत्री, कृतिका, ओके, यस महेश, व्हाट अबाउट अदर्स गाइज? शर्विल, यस सर। यस, शर्विल, रोहित, यस। अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यस करो, ठीक है? शर्विल ज्यादा टाइम दो, क्योंकि कल भी आप अब्सेंट थे शर्विल, कल अब्सेंट थे आप। हम्म। तो अब्सेंट नहीं रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि अब्सेंट नहीं रहना है। अब्सेंट रहोगे तो आगे के नेक्स्ट सेशन आपको समझ में नहीं आएंगे। हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट है, इसीलिए सेशन ज्वाइन करिए। क्लियर है? सो कल मिलते हैं गाइज। अभी इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करो। प्रीवियस सब कुछ, चाहे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग हो या थेरी पार्ट पेंडिंग हो, सब कुछ कंप्लीट करके आएंगे मंडे को। ओके गाइज, देन सो अभी हम डिस्कनेक्ट कर थैंक सकते यू। हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके। थैंक यू सर। Yeah. Okay, guys. Thank you. Thank you, guys. Thank you.